अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम कमाल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही ख़ास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या बीपी के बढ़ने से जानते हैं। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन ये दरअसल आजकल का एक बहुत ही ख़ास मौजू बन चुका है, और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ डिकेड्स से जो हाई ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस है, इसका ग्राफ काफ़ी ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। यानी कुछ सालों पहले हम कभी कभार सुनते थे कि किसी फैमिली के अंदर किसी ख़ास फ़र्द को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जबकि आजकल तकरीबन हर फैमिली के अंदर ये शिकायत मौजूद है, पाई जाती है। इस पर बहुत सारी इसके इंसिडेंस पे रिसर्चेज की गई इसके प्रेवलेंस के ऊपर, और जिससे ये मालूम हुआ कि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो तकरीबन 33 से ज़्यादा % लोग, यानी जो पूरी दुनिया की आबादी है उसमें तकरीबन 33 से ज़्यादा % लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत पाई जाती है। बल्कि अगर सही मानों में देखा जाए तो ये ग्राफ और भी ज़्यादा ऊंचा जाएगा। जितनी भी मौतें हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसमें से तकरीबन 62% अमवात या 62% डेथ होती हैं, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से होती है। चाहे वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो, रीनल फेलियर हो, लीवर फेलियर हो, या इसी तरीके से दूसरी बीमारियां जो कम्युनिकेबल नहीं है, यानी एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, जो इन्फेक्शस नहीं है, इसकी वजह से ये मौतें हो रही हैं। और इसमें से तकरीबन 27% या 27 से 30% जो अमवात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से हो रही हैं, यानी दिल की बीमारियों से हो रही हैं। और हम सभी जानते हैं कि दिल की बीमारियों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर है। खुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हाई ब्लड प्रेशर का जो प्रेवलेंस है या इसका जो इंसिडेंस है ये बहुत ज़्यादा है। तकरीबन हर उम्र के लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। ये और बात है कि 19 साल से कम उम्र के लोगों में ये बहुत ही रेयर और शाज़ो नादिर ही पाई जाती है। लेकिन आजकल जो 20 से 40 साल के लोग हैं, इनके अंदर भी ये बीमारी कॉमन पाई जाने लगी है। इसके अलावा 40 से जो 60 साल के लोग हैं, इसमें ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और 60 साल के ऊपर के लोगों में तो अक्सर व बेशतर लोगों को हाइपरटेंशन की शिकायत होती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे अगर आप देखेंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हाई ब्लड प्रेशर के प्रेवलेंस के चांसेस या इसके जो अक्रेंस के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। ये न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पर अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर इसका प्रेवलेंस और भी ज़्यादा हाई हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर तकरीबन 47% से ज़्यादा एडल्ट्स, यानी जो जवान लोग हैं, उनको हाइपरटेंशन की शिकायत होती है। तो इससे जो एक चीज़ समझ में आती है कि शायद जहाँ पर दूसरी चीज़ें इसके असबाब में से हो सकती हैं, वहीं पर इसका एक बहुत बड़ा सबब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल भी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर दरअसल हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के ताल्लुक से बात करेंगे और कॉमन ज़ुबान के अंदर इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल का आइकन भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें ताकि सही मालूमात लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। दरअसल हम सभी जानते हैं कि जो हमारा दिल है, ये तकरीबन जब बच्चा माँ के पेट में होता है 5वें या 6ठे हफ्ते से ये धड़कना शुरू करता है, और ये कंटिन्यूअस जब तक ज़िंदगी इंसान की कायम रहती है, जब तक बाकी रहती है, ये हमारा दिल धड़कते रहता है। और ये जो हमारा दिल धड़कता है, ये बेसिकली इसके अंदर 2 तरीके की कुव्वतें होती हैं, या 2 तरह की कुव्वतों की बुनियाद पर हमारे दिल का जो धड़कने का अमल होता है वो अंजाम पाता है। एक है इंक़िबाज़ की कुव्वत, या जिसे हम कंट्रैक्शन पावर कहते हैं, या जिसको सिस्टोलिक पावर कहते हैं, और दूसरा है इनबसात की कुव्वत, जिसको हम डायलेटेशन या इसी तरीके से डायस्टोलिक फंक्शन या इसी तरीके से रिलैक्सेशन के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के नतीजे में दरअसल दिल के अंदर धड़कन पैदा होती है। अब रहा सवाल ये कि हमारा दिल का ये धड़कना क्यों कर अंजाम पाता है, या इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे धड़कने की वजह क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि दरअसल जो ये हमारा दिल है,
ये हमारे जिस्म के लिए एक मवासलात का काम करता है, एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। यानी दिल के धड़कने से ही चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर पहुंचती हैं और फिर चीज़ें वापस हमारे दिल के अंदर आती हैं और दूसरी जो एलिमिनेशन के या बाहर निकालने की ज़रिया है वहाँ तक पहुँच करके बाहर निकल जाती है। यानी जब हमारा दिल कंट्रैक्ट करता है तो हमारे दिल से जो खून होता है और उसके अंदर जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स और इसी तरीके से जो ऑक्सीजन होते हैं वो पूरी बॉडी के अंदर नसों के ज़रिया या जिसे हम आर्टरीज़ या शराइन कहते हैं तो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तमाम सेल्स तक पहुंच जाते हैं और बॉडी को और सेल्स को न्यूट्रिशन और इसी तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और जब ये फिर रिलैक्स होता है, यानी जब इसके अंदर डायस्टोलिक फंक्शन होता है और दिल हमारा रिलैक्स होता है, तो उसके नतीजे में पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसी तरीके से उसके अंदर जो गैर तबी मादे या जिसको एलिमिनेट होने की ज़रूरत होती है, जिसको हम फुजलात कह सकते हैं, ये खून के ज़रिए हमारे दिल की तरफ आते हैं और फिर दिल हमारा उनको प्योरीफिकेशन के लिए लंग में भेज देता है या फिर दीगर आर्गन के अंदर भेज देता है जहाँ पर उनका एलिमिनेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा सिलसिला चलता रहता है। यानी दिल जो हमारे चेस्ट के या हमारे सीने के बाएं साइड पाया जाता है खूब तेज़ी के साथ कंट्रैक्ट करता है। इस कंट्रैक्शन के नतीजे में जो हमारे दिल से खून निकलता है ये दरअसल शरायीन, जिसको हम एओर्टा कहते हैं, सबसे पहले वहाँ जाता है, फिर एओर्टा के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बहरहाल इस तरीके का ये पूरा सिलसिला चलता रहता है। अब सवाल ये है कि ब्लड प्रेशर बनता कैसे है। तो जब ये हमारा दिल कंट्रैक्ट करता है, यानी जैसे तेज़ी के साथ जब ये इंकबाज करता है या जब इसके अंदर कंट्रैक्शन पावर होता है, तो इस कंट्रैक्शन के नतीजे में जो दिल के अंदर खून होता है, ख़ासतौर पर जो दिल के बाएं चैम्बर में, वो बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद जो शरायीन में ये जाता है या जो हमारे एओर्टा के अंदर जाता है और फिर बॉडी के डिफरेंट शरायीन या जो आर्टरीज़ के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इस पावर के नतीजे में, यानी जैसे वो कंट्रैक्ट करके एक पावर के साथ जो भेजता है, तो उस पावर के नतीजे में जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं उनकी शरीयानों की दीवारों पर एक प्रेशर जनरेट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। ये जो मैक्सिमम प्रेशर होता है या जो मैक्सिमम प्रेशर जो हम फील करते हैं, दरअसल इसी को हम ऊपर का बीपी कहते हैं या इसी तरीके से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से इसको हम डिनोट करते हैं, उसको ताबीर करते हैं। और फिर उसके बाद जब हमारा दिल रिलैक्स करता है या जब हमारे दिल के अंदर डायस्टोलिक फंक्शन आता है या उसके अंदर रिलैक्सेशन का अमल आता है, उसके अंदर इंबसात का अमल आता है, तो फिर बॉडी से खून दिल की तरफ आता है, ख़ासतौर पर जो राइट चैम्बर होता है वहाँ पर आता है। तो इस वापस आने के नतीजे में जो आर्टरीज़ का जो प्रेशर होता है वो कम होने लग जाता है। यानी जब वो जाता है प्रेशर ज़्यादा होता है और जब फिर वापस आता है तो फिर आर्टरीज़ के अंदर प्रेशर कम होता है। तो फिर जहाँ पर हमें सबसे लोवेस्ट प्रेशर फील होता है उसे हम नीचे का ब्लड प्रेशर या इसी तरीके से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ताबीर करते हैं। आम तौर पर जो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 होता है और नीचे का जिसको हमने कहा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये 80 होता है। लेकिन इसका एक रेंज है, फिजिशियन ने या जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसका एक रेंज बता रखा है कि इसी के दरमियान को हम नॉर्मल मानते हैं। जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 110 से 140 तक इसको नॉर्मल माना जाता है। इसी तरीके से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 70 से 90 तक बाज़ दफ़ा इसको नॉर्मल मान लिया जाता है। तो जब तक हमारा ब्लड प्रेशर इसके दरमियान में होता है तब तक हम उसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल होने का मतलब ये है कि ये ब्लड प्रेशर हमें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है या इससे हमारे आज़ा को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन बाज़ सूरतों में जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसके नतीजे में बहुत सारी शिकायतें पैदा होने लग जाती हैं। बहुत सारे केसेस में बल्कि कहा जाए ऐसा होता है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो बहुत सारी अलामतें हमें नहीं मिलती हैं, यानी एक साइलेंट डिजीज़ के तौर पर काम करता है। बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है या हाई ब्लड प्रेशर उनके अंदर पाया जाता है, लेकिन उनको किसी भी तरीके का कोई सिम्टम या साइन उनके अंदर नहीं मिलता है। एक्सीडेंटली जब वो किसी दूसरी चीज़ के लिए जाते हैं मरीज़ के पास तब ये पता चलता है कि इनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या इसी तरीके से जब इनको कोई बड़ी बीमारी पैदा हो जाती है, यानी ब्लड प्रेशर की वजह से आंखों के अंदर कमज़ोरी पैदा होना या इसी तरीके से गुर्दों के अंदर, दिल के अंदर या दूसरे आर्गन के अंदर जब प्रॉब्लम्स पैदा होने लग जाते हैं और उस वक्त जाकर के ये मालूम होता है कि इनको ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। बाज़ दफ़ा जो आमतौर पर जो सिम्टम मिलते हैं उसमें से एक तो ये है कि इंसान का सर भारीपन का एहसास होने लग जाता है, आँखों में कमज़ोरी या इसी तरीके से आँखों में धुंधलापन का एहसास होने लग जाता है, चक्कर का आना
या बदन में भारीपन का एहसास का होना, तो इस तरीके से कुछ शिकायतें मिल सकती हैं। बहरहाल आम सूरतों में इसकी शिकायत नहीं मिलती है, इसलिए रेगुलरली एक स्टेज के बाद या एक उम्र के बाद बीपी ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए, ताकि सही टाइम पर इसका तदारुक किया जा सके, उसका इलाज किया जा सके। अब जहाँ तक बात इसके असबाब के कि बीपी बढ़ने के क्या क्या असबाब हो सकते हैं, इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। आम तौर पर ये देखा जाता है कि ज़्यादातर केसेस के अंदर, यानी 80 to 90% केसेस के अंदर ये कह सकते हैं कि जिसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, उसका कोई वाज़ेह तौर पर कोई सबब मालूम नहीं होता है। कुछ सूरतों में या कुछ दफ़ात में अगर आप देखें तो जो इनके असबाब हो सकते हैं वो खुद एक कार्डियक खुद हो सकता है, यानी कार्डियक ओरिजिन भी बीपी हो सकता है या बीपी की शिकायत हो सकती है। उसमें ये देखा गया है आमतौर पर कि जो हमारे जो वेंटिकल्स हैं या जो उस पट्टे, ये बहुत ही मजबूत बनाए गए हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इनकी फंक्शन को देखते हुए इन पट्टों को बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाया है। कभी कभी इनका ये साइज़ बढ़ जाता है कुछ वजूहात की बुनियाद पर, और इनके साइज़ बढ़ने की वजह से जो इनके अंदर प्रेशर है वो बहुत तेज़ जनरेट होता है, इनका कंट्रक्शन पावर बहुत तेज़ होता है, और उसके नतीजे में जो फोर्स होता है जो आर्टरी पर फील होता है बहुत तेज़ फील होता है। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि आसाब या जो इसके पट्टे हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, वो बढ़ जाएँ, यानी उसका साइज़ बढ़ जाए, उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा पैदा हो जाए। कभी कभी गुर्दों की कुछ खराबियों की वजह से गुर्दों के अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स जनरेट होने लग जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लग जाती है। या इसी तरीके से आम तौर पर जो देखा गया है बीपी बढ़ने की एक वजह ये भी होती है कि जो हमारी शरायीन है, जो आर्टरी है, उसकी दीवारें बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं। वो चाहे कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो या इसी तरीके से प्लेटलेट्स की वजह से हो या किसी दूसरी वजह की वजूहात से हो। और ये भी देखा गया है कि एक उम्र बढ़ने के साथ साथ इनके अंदर सख्ती आना शुरू हो जाती है। तो चूँकि नेचर ने या कुदरत ने इन आर्टरीज़ के अंदर ये इलास्टिसिटी और रिकॉइलिंग की प्रॉपर्टी रखी है, यानी जैसे इसके अंदर ये प्रेशर बढ़ता है तो ये फैल जाती है, और जैसे ये प्रेशर कम होता है तो ये फिर रिकॉइल हो जाती है, यानी इनके अंदर जैसे प्रेशर बढ़ेगा ये फैलेंगी, जैसे ये प्रेशर कम होगा तुरंत रिकॉइल होती है। तो इस तरीके से ये रिकॉइलिंग और जो इलास्टिसिटी की जो इनकी प्रॉपर्टी है उसकी बुनियाद पर ये बीपी को काफ़ी हद तक या जो प्रेशर होता है काफ़ी हद तक उसको मेंटेन कर ले जाती है। लेकिन जब इनके अंदर सख्ती आना शुरू हो जाती है तो फिर इसके अंदर जो फैलने की यानी जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है, इसलिए खून के अंदर जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा पाया जाने लग जाता है। तो इसकी वजह से बीपी की शिकायत होने लग जाती है। बहरहाल सिगरेट नोशी करना, कसरत शराब नोशी, एक्सरसाइज ना करना, इसी तरीके से मोटापा, बहुत सारी इसकी वजूहात हो सकते हैं। मैनेजमेंट के तौर पर अगर आप इसको देखेंगे तो अगर प्राइमरीली अगर इसको डायग्नोज कर लिया जाए तो कई दफ़ा किसी भी तरह की मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए इसको सही किया जा सकता है। यानी अगर कोई सिगरेट नोशी करता हो, सिगरेट पीने वाला हो, सिगरेट छोड़ दे, सुर्ती वगैरह का इस्तेमाल या इस तरीके से गुटखे वगैरह का इस्तेमाल करता हो उसको छोड़ दे, शराब नोशी करता हो उसको तर्क कर दे, या इसी तरीके से इनएक्टिविटी अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, एक्टिव नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दे, वर्जिश वगैरह शुरू कर दे, तो फिर इसको मेंटेन किया जा सकता है। या इसी तरीके से जो हमारे खाने पीने की बेअतदालियाँ हैं, यानी अपने खुराक को अगर हम सही कर लें तो भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि आपके कंडीशन को देखते हुए आपका डॉक्टर या इसी तरीके से जो आपके हकीम हैं वो कुछ मेडिसिन कुछ वक्त के लिए प्रिस्क्राइब कर दें, लेकिन मेरा ये मुशाहिदा है कि वक्ती तौर पर अगर हम किसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं और साथ ही साथ अगर हम जो लाइफ स्टाइल है इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी ख़ास तौर पर अगर हम अपने डाइट पर कंट्रोल करते हैं और जैसे नमक का इस्तेमाल कम कर देते हैं, डाइट बहुत ही सेलेक्टिव जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के अंदर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और हम अपने मरीज़ों को एडवाइस करते हैं, अगर उसको हम फॉलो करते हैं, साथ ही साथ अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं यानी हम एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, तो फिर काफ़ी हद तक 2 महीने 3 महीने इसी तरीके से 5-6 महीने के अंदर आपका बीपी हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप बददलाली करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, आपको हम सभी जानते हैं कि फिर ताउम्र बीपी की दवाएं खाने की आदत पड़ जाती है, और जब आप बीपी की दवाओं पर चले जाते हैं तो ये मामला सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवाओं तक नहीं रहता, बल्कि हम सभी जानते हैं कि उसके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मामला सिर्फ हाइपरटेंशन तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसके नतीजे में बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको डिसाइड करना होता है कि आया आप अपनी बीपी को ख़त्म करना चाहते हैं या फिर पूरी ज़िंदगी आप बीपी की दवा खाना चाहते हैं, या इसी तरीके से आप दूसरी कॉम्प्लिकेशन में लैंड अप होना चाहते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है। यानी अगर वक्त पर अगर आप आते हैं और साथ ही साथ
हमारे बताए हुए तरीक़ों को फॉलो करते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपकी बीपी जड़ से ख़त्म हो सकती है और आप हमेशा के लिए बीपी से या हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। तो ये आपका मामला है, आप इसे डिसाइड कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, ये कुछ मुख्तसर सी चीज़ें थी हाइपरटेंशन के ताल्लुक से, जिसे मैंने मुनासिब समझा कि आपको इसके ताल्लुक से कुछ चीज़ें बताऊँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके ताल्लुक से अगर किसी भी तरह के किसी को कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके पूछ सकता है। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।